मित्रों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवधेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारी जो आज की क्लास होगी वो पॉलिटी का होगा। और पॉलिटी में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो होता है भारत का संवैधानिक विकास। यानी कि हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ है उस संविधान का निर्माण हुआ कैसे। तो अक्सर हम लोग एक बात ये जानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का निर्माण किया। परंतु मित्रों, यहाँ मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि संविधान सभा के सदस्यों ने अपने दिमाग से सोच सोच के, ठीक है, भारत के संविधान में जितनी बातें लिखी हुई हैं उसको उन लोगों ने अपने मन से नहीं लिखा हुआ है। उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स की देन है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है और राजतंत्र का जब वो धीरे धीरे समापन करते हैं तो उनके द्वारा भारत में संविधान की पहली बार होती है शुरुआत। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं? तो मित्रों, हम इसको पढ़ते इसलिए है कि एग्जामिनर हमसे ये जानना चाहता है कि आपने संविधान का अध्ययन कितने अच्छे तरीके से कर रखा है। ठीक है, तो वो हमारे ज्ञान को परखता है। ठीक है, तो हमें ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि संविधान की शुरुआत होती कहाँ से है। तो भारत के संविधान की शुरुआत जो है वो आप पीछे देख रहे होंगे, लिखा है भारत का संवैधानिक विकास या उसकी पृष्ठभूमि। ठीक है, या उसकी पृष्ठभूमि। तो अभी कुछ देर के लिए मित्रों ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट मैंने लिख रखा है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं साइलेंट करता हूं। ठीक है, आप पहले थोड़ा सा ये समझिए कि भारत का संवैधानिक विकास है क्या। एग्जामिनर हमसे इसमें जानना क्या चाहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो भारत के संविधान निर्माता थे वो अपने दिमाग से सोच सोच के कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में राज्यपाल होगा, भारत में राज्यपाल होगा, कानून बनाने के लिए एक संसद होगी, कानून बनाने के लिए एक संसद होगी, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होगा, वीटो पावर होगा, राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करेगा। और न्याय करने के लिए, न्याय करने के लिए न्यायालय होगा, न्यायालय होगा। ये सारी बातें हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, उन्होंने अपने दिमाग से सोच सोच के इसको नहीं लिखा है। ये ब्रिटेन वालों की देन है कि जब वो हमारे वहां शासन करते हैं, जब वो रूल करते हैं तो वो इन चीजों को लेके आते हैं। जैसे हम देखें राष्ट्रपति को, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा किस रूप में था तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यही राष्ट्रपति जो आज हम अपने संविधान में पढ़ते हैं, ये राष्ट्रपति ब्रिटिश शासनकाल में क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो हम लोगों को आज इस चैप्टर में यह समझना है कि कौन कौन सी चीजें ब्रिटिशर्स की देन है। ठीक है, जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल ये होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछता है भारत में, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार न्यायालय जैसी, न्यायालय जैसी जैसी संस्था का उदय, संस्था का उदय निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ? किस अधिनियम के द्वारा हुआ? ठीक है, तो वो आपके सामने चार ऑप्शन रखेगा। पहला ऑप्शन आपको दे देगा 1813 का चार्टर एक्ट, यानी 1813 का चार्टर एक्ट। सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे देगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा यहां हमारा आंसर क्या होगा, यहां हमारा आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जिसके द्वारा पहली बार कलकत्ता में, ठीक है, यानी कि कलकत्ता जो उस समय बंगाल का भाग था, बंगाल की राजधानी होगी, ठीक है, तो कलकत्ता जो है यहाँ पे पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और यहाँ पे न्यायाधीश कितने निर्धारित किए गए? कुल 4 न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछेगा। तो देखिए हमारे वहाँ जब राजतंत्र था तो कहीं भी हमको ये देखने को नहीं मिलता था कि कोई न्यायालय है, कोई कोर्ट है, कोई जज है, कोई वकील है, इस टाइप की कोई चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। परंतु ब्रिटिशर्स जो है वो इन चीज़ों को भारत में ले आएंगे। तो वो क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे, इन्हीं सारी बातों को आज हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग भारत का संवैधानिक विकास या उसकी पृष्ठभूमि देखा जाए कैसे जो है भारत के संविधान का, ठीक है, निर्माण होता है, ठीक। तो इसके लिए हम मित्रों आपको एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसकी चर्चा होगी सबसे पहले कहाँ, इस वर्ल्ड मैप से। तो देखिए हम आते हैं जरा इस मैप पे, और मैप से मैं आपको समझाने का क्या प्रयास करूंगा। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत का व्यापार जो है, भारत का व्यापार स्थलीय मार्ग से ये आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, ये पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, तुर्की, ठीक है, तुर्की होते हुए ये यूरोप पहुंचा जाता था। ऐसे स्थलीय मार्ग से भारत का व्यापार जो है यूरोप से होता था। परंतु एक घटना घटी 1453 में, और वो घटना क्या थी? वो घटना थी यहाँ तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य की जब स्थापना हो जाती है तुर्की में, तो यूरोपीय लोग जो हैं वो अब भारत में आते थे। तो अगर कोई वस्तु वो खरीदते थे तो यहाँ पे पहुंचते ही उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था, या वो सऊदी अरब का रास्ता पकड़ के भी जाने का प्रयास करें कि सऊदी अरब पहुंच के यहाँ मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर होके हम निकल जाएं, तो यहाँ अरब के क्षेत्र के जो लोग थे वो भी अतिरिक्त शुल्क वसूल लेते थे। इस वजह से वस्तुएं जो हैं वो काफी महंगी पड़ रही थी, ठीक है। तो अब यूरोप के लोग एक दूसरा विकल्प खोज रहे थे कि भारत कैसे पहुंचा जाए, ठीक है, भारत कैसे पहुंचा जाए। तो होता क्या है यहाँ पे, अब भौगोलिक खोजों का युग शुरू होगा। भौगोलिक खोजों का युग कैसे शुरू होगा, अब देखिए समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम लोगों ने सुना है पुनर्जागरण काल, तो पुनर्जागरण जो है वो यूरोप में भी हुआ। हमारे वहां राजा राममोहन राय के द्वारा अगर पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप में भी पुनर्जागरण हुआ। हमारे वहां जैसे राजा राममोहन राय थे वैसे ही यूरोप में एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। इन लोगों का योगदान पुनर्जागरण में बहुत ज्यादा रहा। तो जब यहाँ पे लोग, पोप की जो सत्ता थी जब वो कमजोर हुई, शिक्षा का विकास हुआ, तो नए नए भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हुआ। तो अब इस क्रम में होता क्या है कि भारत को खोजने की शुरुआत जो है वो समुद्री रास्ते से शुरू होती है, ठीक, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले भारत आने का
प्रयास कौन करेगा? तो उस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज जो है ये भारत आने का प्रयास करेगा, परंतु ये जब निकलता है यूरोप से तो ये पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यहाँ पहुँचेगा केप ऑफ गुड होप। ये जो केप ऑफ गुड होप का एरिया है यहाँ तक पहुँच के ये बार्थोलोमियो डियाज जो है वापस हो जाता है। ठीक है, तो आपसे इंटरनेशनल रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस यूरोपियन ने केप ऑफ गुड होप की खोज की, तो आपको आंसर देना होगा बार्थोलोमियो डियाज। ठीक, तो ये भारत नहीं पहुंच पाया, ये असफल हो गया। अच्छा ठीक है भाई, अब आगे जरा बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा स्पेन से, अब दूसरा व्यक्ति निकलेगा स्पेन से। ठीक है, दूसरा व्यक्ति स्पेन से निकलेगा, जो कि आप यहां ग्रीन कलर में देख सकते हैं, ये स्पेन। ठीक है, तो स्पेन से निकलता है कौन? कोलंबस। स्पेन से कौन निकलेगा? कोलंबस। और कोलंबस भी भारत पहुंचने की बजाय ये यहां से होते हुए ये पहुंच जाता है नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका के जो ये क्यूबा, हवाना, हैती, ये जो द्वीप है ना, ये यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, ये यहाँ पहुँच जाता है। तो क्योंकि भारत की परिस्थितियाँ, भारत की संस्कृति, इन सब के बारे में जानकारी थी कोलंबस को, तो जब वो यहाँ पहुँचा तो उसको ये बात लगी कि मैं भारत नहीं कहीं और पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो पता क्या चला ये कहाँ आ चुका है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुँच चुका है। और ये जो उसके कॉन्टिनेंट हैं, सॉरी, ये जो उसके द्वीप हैं, आइलैंड हैं, यहाँ तक पहुँच गया। तो चूंकि ये इंडिया को खोजने निकला था, तो इंडिया तो पहुँच नहीं पाया, परंतु पहुँच कहाँ गया? अमेरिका। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया? वेस्ट इंडीज। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया? वेस्ट इंडीज। तो ये कहलाया वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे जो द्वीप हैं इनको हम वेस्ट इंडीज के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो अब ये भी असफल हो गया। अब अगला नंबर किसका था? अब अगला नंबर था वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा कहाँ से निकलेगा? ये छोटा सा आप एरिया देखेंगे पुर्तगाल का, पुर्तगाल से निकलता है वास्को डी गामा। ठीक है, और ये केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए और मेडागास्कर के बीच से होते हुए ये कहाँ पहुँचता है? अरेबियन सी में, अरब सागर में पहुँच जाता है। ठीक है, अरब सागर में। तो अरब सागर में अब पहुँचता है तो भारत के केरल में, केरल का जो कालीकट है वहाँ पे इसको पहुँचना था। तो सूरत का एक नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद ने सहायता किया वास्को डी गामा का भारत पहुंचने में। तो वास्को डी गामा जो है केरल में पहुंचता है और वहां पे केरल में कालीकट, ठीक है, कालीकट पहुंचता है और वहां पे उसका स्वागत जो है जमोरिन करता है। ठीक है, जमोरिन करता है। तो जमोरिन स्वागत करेगा और यहाँ पे थोड़े समय रहने के पश्चात ये क्या करेगा? वास्को डी गामा यहाँ से मसाले वगैरह सब खरीदेगा और खरीदने के बाद ये लेके यहाँ से वापस पुर्तगाल चला जाता है। तो इतनी लंबी यात्रा का अगर हम खर्च देखें तो काफी लंबा आएगा, ज्यादा आएगा, परंतु जो इसने यहाँ से व्यापार करके सामान को ले जाके बेचा उसका पैसा जो है काफी अच्छा मिला, मतलब कुल यात्रा का 60 गुना प्राप्त किया। तो अब क्या है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो अब पुर्तगाली जो है भारत आना बराबर शुरू कर देंगे। अब 1 दल, 2 दल, 3 दल सब आना अब शुरू करेंगे और यहाँ के शासकों से ये क्या करेंगे? व्यापारिक अनुमति प्राप्त करेंगे और अनुमति प्राप्त करके व्यापार करना शुरू कर देंगे। तो ये क्रम चलता रहा। तो 1498 में वास्को डी गामा आया था भारत। ठीक, और 1498 से पुर्तगालियों के आने की शुरुआत होती है। फिर बाद में ब्रिटिशर्स जो है ये भी आएंगे और डच जो है ये भी आएंगे। फिर
फिर इसके बाद डेन जो है डेनमार्क वाले ये भी आएंगे, और फ्रांस जो है फ्रांसीसी ये भी आएगा, और लास्ट में जो है स्वीडिश जो है ये भी आएंगे। तो ये सब भारत में आके व्यापार करना शुरू करेंगे, तो आपस में इनकी प्रतिद्वंदिता होगी। ये सब चाहते थे कि हमारा एकाधिकार बना रहे भारत पे, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे धनी देश कोई अगर था तो भारत था। पूरी दुनिया का सबसे धनी देश अगर कोई था वो भारत था। तो हर कोई भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित किए रहना चाहता था कि भारत में जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है हम प्राप्त करें। ठीक है, तो अब इस क्रम में होगा क्या, इन सब में आपस में प्रतिद्वंदिता होगी, लड़ाइयां होंगी, युद्ध होंगे। ठीक है, और लास्ट में विजय प्राप्त करेगा कौन, इन सब में ब्रिटिशर्स जो है ये विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, और बाकी सब जो है बाकी सब अधीन हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के, कुछ छोड़ के चले जाएंगे देश, और कुछ लोग जो है भारत में रह के व्यापार करेंगे परंतु वो ब्रिटिशर्स के अधीन रहते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अधीन रहते हैं। तो अब हम लोगों को समझना है कि ब्रिटिशर्स आ गए भारत में और इनके द्वारा कैसे संवैधानिक चीजों को लागू किया गया। तो मित्रों मैं बताऊं आपको कि जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो आने के क्रम में ये व्यापार की अनुमति प्राप्त करेंगे। कैसे, तो देखिए आप कि जब इनकी एंट्री होगी भारत में तो उस समय भारत में शासन किसका था, जहांगीर का। जहांगीर का, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचेगा कौन, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचेगा और व्यापार करने की व्यापारिक अनुमति मांगता है। तो हॉकिंस जो है जब बात करता है जहांगीर से तो ये फारसी भाषा में बात करता है, और जहांगीर इसके फारसी भाषा में बात करने को देख के काफी प्रभावित होता है और इसको व्यापारिक अनुमति प्रदान कर देता है। ठीक, और तो और इंग्लिश खान की उपाधि भी प्रदान किया। तो मित्रों मैं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, मेरा इतिहास का जो सेक्शन शुरू होगा, सब्जेक्ट शुरू होगा, और उसमें जब मैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बहुत सारी चीजें अभी बताऊंगा। आपको लग रहा होगा अभी कि मैं काफी डिटेल में जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी इससे और ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा। ठीक है, जो कि आपका यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या फिर वनडे एग्जामिनेशन हो, सारे के सारे क्रैक होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है तो वो हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन में चर्चा किया जाएगा। ये सब इतिहास की बहुत सारी बातों को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो जहांगीर के द्वारा अनुमति मिल गई और सूरत में पहली फैक्ट्री जो है स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद होगा क्या, ब्रिटिशर्स व्यापार करते रहेंगे, व्यापार करते 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 अगली एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटेगी। तो मित्रों वो घटना क्या होगा, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब अगली घटना क्या घटने जा रही है तो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं पेज सेलेक्ट कर लूं। हाँ मित्रों, तो अब देखिए क्या होगा, अंग्रेज भारत से व्यापार कर रहे थे, सामान खरीदना बेचना ये सब कुछ चल रहा था। ठीक है, तो एक मुगल सम्राट था जो कि आलसी विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसका नाम था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर, बड़े ध्यान से समझिएगा। फर्रुख सियर ये कौन था, ये था मुगल सम्राट। तो ये मुगल सम्राट शाहजहां, औरंगजेब और अकबर की तरह शक्तिशाली नहीं था। ये सब जो है काफी जो है कमजोर शासक हुए। कहने को ये मुगल सम्राट थे मगर वास्तव में इनके पास शक्तियां पहले जैसी अब नहीं रही थी। भारत में मराठों का उदय हो चुका था, हैदर अली टीपू सुल्तान का उदय हो चुका था। ठीक है, तो बहुत से क्षेत्रीय शासक जो है वो मजबूत हो चुके थे। तो मुगल क्या है, मुगल कमजोर हो चुका था। तो अब होगा क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डॉक्टरों की टीम चलती थी, और उन डॉक्टरों की टीम में एक सर्जन था जिसका नाम था हैमिल्टन। तो हैमिल्टन क्या करता है, हैमिल्टन सहायता करेगा फर्रुख सियर की किस मामले में,
फर्रुखसियर को एक बीमारी हो गई थी। इतिहास में कुछ जगहों पे कहा जाता है कि फोड़ा हो गया था, कोई कुछ कहता है, तो बीमारी क्या थी ये स्पष्ट नहीं है, परंतु फर्रुखसियर को एक बीमारी हो गई थी जो हैमिल्टन नामक व्यक्ति जो है ये क्या करता है, उस बीमारी को सही कर देता है, जिससे फर्रुखसियर प्रसन्न होके कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि 3,000 रुपये प्रति वर्ष तुम हमको प्रदान करो और भारत में बिना टैक्स दिए व्यापार करो। ठीक है, यानी कि कर मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र प्रदान कर देता है कौन, फर्रुखसियर। कहाँ प्रदान करता है, बंगाल में। और इसी कर मुक्त व्यापार को हम किस नाम से जानते हैं, दस्तक। ठीक है, दस्तक। तो अब मित्रों देखिए होता क्या है कि बंगाल का जो शासक रहता है, जैसे कि हम देखें तो आज का जो बांग्लादेश है वो, और आज का वेस्ट बंगाल जो है वो भी, ठीक है, वो भी पूरा का पूरा क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता था। और उस समय भारत के अंदर सबसे धनी राज्य कोई था तो वो धनी राज्य कौन था, बंगाल था। तो हर किसी की निगाहें जो है बंगाल पे ही लगी रहती थी। ठीक है, तो बंगाल काफी समृद्ध राज्य था। तो अब होता क्या है, यहाँ पे एक नवाब शासन कर रहा था जिसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। तो नवाब सिराजुद्दौला करता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक का कर रही थी दुरुपयोग। ये एक बात, दस्तक का कर रही थी दुरुपयोग। मित्रों मैं यहाँ समझाने क्या जा रहा हूँ, मैं यहाँ आपको समझाने ये जा रहा हूँ कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच एक युद्ध होने वाला है। ठीक है, वो युद्ध होगा क्यों, उसके कारण क्या रहेंगे, मैं उसको जा रहा हूँ बताने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस दस्तक का कर रही थी दुरुपयोग, ये एक कारण। दूसरा कारण रहता है लड़ाई का कि जो फोर्ट विलियम नाम का किला था, अंग्रेजों ने जिसकी स्थापना कराई, ठीक है, इसकी अंग्रेज कर रहे थे किलेबंदी, फ्रांसीसियों के डर की वजह से। ठीक है, अंग्रेज कर रहे थे किलेबंदी, तो सिराजुद्दौला किलेबंदी करने के लिए मना कर रहा था, परंतु अंग्रेज जो है बातों को मान नहीं रहे थे। और तीसरी बात जो थी, जब कोई नवाब बनता था बंगाल का, तो अंग्रेज उस नवाब के लिए हमेशा कोई ना कोई उपहार और पैसा, मिठाई वगैरह वगैरह देते थे। परंतु जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो कोई उपहार नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई पैसा नहीं। तो सिराजुद्दौला पहले से ही अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था कि हमें जो है अन्य नवाबों की तरह सम्मानित नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो इन तीन मुख्य कारणों ने, ठीक है, इन तीन मुख्य कारणों को देखते हुए सिराजुद्दौला बोलता क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम लोग दस्तक का दुरुपयोग बंद करो, फोर्ट विलियम की किलेबंदी बंद करो, परंतु अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि फोर्ट विलियम पे जाके आक्रमण करेगा कौन, सिराजुद्दौला, और आक्रमण करके वहां कुछ लोगों को मार देता है और 146 लोगों को ये बंदी बना लेता है। और बंदी बना के 18x14 के कमरे में इन्हें बंद कर देता है। ठीक है, बंद कर देता है। और जब अगले दिन दरवाजा खुलता है तो पता क्या चलता है, केवल 23 लोग ही जिंदा बचे हैं, जिसमें एक व्यक्ति था हालवेल। तो हालवेल इसी 146 लोगों में सम्मिलित था और ब्रिटिशर्स को हालवेल ने ही बताया कि इस तरह से ये ठूसे हुए थे हम लोग को कमरे में, और कहीं कोई रोशनी, कहीं कोई खिड़की थी नहीं, दम घुटने की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। अब जब इसकी खबर मद्रास में मिलती है, किसे, मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव को, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है,
स्थल मार्ग से निकल पड़ता है, कहाँ, फोर्ट विलियम के लिए, और दूसरी तरफ एडमिरल वाटसन जो था ये जल मार्ग से निकल पड़ता है बंगाल के लिए। ठीक है, और होता क्या है, फोर्ट विलियम को छुड़ा लेगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और जब छुड़ा लेता है यहाँ पे, तो फिर क्या होता है कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यानी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच एक समझौता होता है जिसको क्या बोलते हैं, अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेज बात मनवा लेते हैं कि हम जैसे दस्तक का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, आपको इंटरफेयर नहीं करना है। हम फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे हैं, करेंगे, आपको इंटरफेयर नहीं करना है। तीसरी बात, फ्रांसीसियों से हमारा जो है झगड़ा है, 36 का आंकड़ा है, उनसे हमारी प्रतिद्वंदिता चलती है, तो आप फ्रांसीसियों से कोई संपर्क नहीं साधेंगे। तो ये अलीनगर की संधि में ये बातें सम्मिलित थी। परंतु रॉबर्ट क्लाइव सोच चुका था कि हम किसी भी स्थिति में हम सिराजुद्दौला को ठीक है गद्दी से हटा के ही दम लेंगे। ये प्रण कर चुके थे अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव, ये प्रण कर चुका था रॉबर्ट क्लाइव। तो इसलिए होता क्या है, झूठा आरोप लगाता है सिराजुद्दौला के ऊपर कि तुम फ्रांसीसियों से क्या कर रहे हो, संपर्क साध रहे हो। ठीक है, संपर्क कर रहे हो, ठीक, और दस्तक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें तुम फिर टांग अड़ा रहे हो, ऐसा झूठा आरोप लगाते हैं। तो अब होगा क्या, अब होता यहाँ पे ये है कि प्लासी नामक स्थान पे अब इन दोनों में युद्ध होगा। परंतु मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर को अंग्रेज क्या किए, अपनी तरफ मिला लिए। ठीक है, अपनी तरफ मीर जाफर को मिला लिए। कैसे मिला लिया, बातचीत किया और ऑफर रखा कि हम तुमको बंगाल का क्या करेंगे, बना देंगे नवाब, परंतु हमें उसके बदले में तुमसे कुछ सहायता चाहिए। तो मीर जाफर ने पूछा कि क्या सहायता चाहिए, तो इसने बोला कि युद्ध के समय जो है तुम पूरा मेरा सपोर्ट करोगे, युद्ध कहाँ होगा ये मेरे द्वारा तुम जो है सिराजुद्दौला को बताओगे, कन्विंस करोगे। तो मीर जाफर जो है तैयार हो जाता है गद्दी के लालच में। तो फिर होगा क्या कि अब मीर जाफर सिराजुद्दौला से बात करके युद्ध का स्थान कौन तय कराएगा, प्लासी। और प्लासी में युद्ध होता है कब, 23 जून 1757। तो ये युद्ध होगा। अब इस युद्ध का परिणाम क्या होगा कि मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध प्लासी का हार जाता है। मित्रों, यहाँ पे डिटेल बहुत है, परंतु वो आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा प्लासी के युद्ध का वर्णन यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। हम इसकी चर्चा जो है आधुनिक भारत के इतिहास में करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल जो है मैं नहीं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों का नाम मुझे लेना पड़ सकता है, घसीटी बेगम, जगत सेठ, अमी चंद। ठीक है, तो मैं सबको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को संविधान पढ़ना है, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातों को मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में उसको देखिएगा, ये संविधान का हम लोग क्लास देख रहे हैं। तो मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ये हार जाता है सिराजुद्दौला युद्ध, और मीर जाफर का बेटा रहता है मीरन, इसी के द्वारा ये मारा जाएगा। और परिणाम क्या होता है, बंगाल में शासक किसको, नवाब किसको बना दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर। बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाता है, मीर जाफर को। ठीक, अब मीर जाफर को नवाब बनाया था तो क्या मीर जाफर के फायदे के लिए बनाया था ना, मीर जाफर के फायदे के लिए नहीं बनाया था। इसने अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ था नवाब, किसको, मीर जाफर को। तो होता क्या था, यहाँ पे टैक्स की जो दर थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर से कह के बढ़वा देगा। ठीक है, यहाँ पे नया जमींदार वर्ग आएगा जो टैक्स की वसूली करेगा। ठीक है, तीसरी बात हम यहाँ क्या देखते हैं, मीर जाफर से अंग्रेज बराबर धन मांगते रहते हैं। ठीक है, मांगते रहते हैं।
कि बराबर पैसा जो है नवाब जो है मीर जाफर ये देता रहता है। तो पैसा दे दे के काफ़ी जो है मीर जाफर परेशान हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि मीर जाफर जो है मना कर देता है कि अब हमारे पास कोई धन नहीं बचा है। यहाँ तक कि स्थिति ये थी कि इसके महल के जो बर्तन वगैरह थे उसको तक इसने बेचा, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। प्रमाणित तो नहीं है परंतु ज्यादातर इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि बर्तन तक बेच के जो है देना पड़ा इसको पैसा। ठीक, तो जब ये पैसा देने से मना कर देता है तो अंग्रेज कहते हैं फिर गद्दी छोड़ो तुम। तो मीर जाफर को गद्दी छोड़ना पड़ता है और मीर जाफर का दामाद रहता है मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम। तो मीर कासिम जो है ये दामाद रहता है मीर जाफर का और अगला नवाब किसको बना दिया गया? मीर कासिम को। तो मीर कासिम बहुत योग्य व्यक्ति था, बहुत योग्य व्यक्ति था। तो ये अंग्रेजों की चाल में फंसना नहीं चाहता था। ये चाहता था कि स्वतंत्र हो के हम शासन करें, कठपुतली बन के नहीं शासन करें। तो होगा क्या, ये अब अंग्रेजों के खिलाफ जाके कुछ ऐसे कार्य करेगा जो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होंगे और जिसका रिजल्ट क्या होगा, कई लड़ाइयां होंगी। उन लड़ाइयों की चर्चा भी हम जो है करते हैं। तो देखिए क्या होगा। अब हम यहां अगर देखें ठीक है, तो अंग्रेजों से टकराव का कारण क्या था? अंग्रेजों से टकराव का कारण ये होता है कि मीर कासिम अपने राजधानी का करने लगा स्थानांतरण। करने क्या लगा, कर दिया। पहले राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। पहले राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जिसको हटा के ये कहाँ भेज देता है? मुंगेर भेज देता है। और यही मुंगेर की किलाबंदी लगता है करने। मुंगेर में तोपखानों का निर्माण कराएगा, बंदूकों के कारखानों का निर्माण कराएगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा काम करता है वो क्या था? भारतीयों को भी कर मुक्त व्यापार की अनुमति ये क्या करेगा? प्रदान कर देगा। ये कैसे प्रदान कर देगा? बंगाल को स्वतंत्र करा लिया था मुगलों से इन्होंने, तो अब तो बंगाल के मालिक मेन यही थे। तो भारतीयों को भी क्या करेगा? ये सुविधा प्रदान कर देगा कि तुम लोग भी कर मुक्त व्यापार करो। इस घटना से, इस कार्य से अंग्रेज क्रोधित हो जाते हैं और नतीजा क्या होता है? अंग्रेज बोलते हैं मीर कासिम को कि तुम गद्दी छोड़ो, परंतु मीर कासिम मना करता है। तो जब मीर कासिम मना करेगा तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी। और वो लड़ाई कौन कौन सी लड़ाई होगी? तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लड़ाई कौन कौन सी होगी? पहला गिरिया का युद्ध होगा, गिरिया का युद्ध होगा। ठीक है, दूसरा उदय नाला का युद्ध होगा, तीसरा कटवा का युद्ध होगा, चौथा सूती का युद्ध होगा। ये 4 लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। ठीक है, 4 लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। इन 4 लड़ाइयों का परिणाम ये रहता है कि मीर कासिम ये चारों लड़ाई हार जाता है। उससे पहले हम देखें मीर कासिम ने 148 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था और बंदी बना के उनकी हत्या कर दिया था। और उस घटना को हम पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो पटना हत्याकांड प्लस ये इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो मीर कासिम जो है भाग के पहुँचता कहाँ है? हारने के बाद ये पहुँच जाता है अवध में। और अवध में वहाँ का नवाब कौन था? नवाब था वहाँ का शुजाउद्दौला। मित्रों आपको बताना चाहूँगा, शुजाउद्दौला जो है ये अवध का नवाब है, जबकि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, वो मारा जा चुका है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये शुजाउद्दौला है। तो शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है कौन? मीर कासिम। और दूसरी तरफ यहीं पर बैठा हुआ था कौन? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, यहीं पे बैठा हुआ था। तो मीर कासिम शुजाउद्दौला से सहायता मांगता है, क्योंकि अवध की सेना काफी स्ट्रांग थी।
तो मीर कासिम को लगता है कि अगर ये हमारी सहायता किया तो जो है कि हम फिर से जो है अंग्रेज़ों को पराजित कर सकते हैं और अपना क्षेत्र बंगाल पा सकते हैं। तो होगा क्या, शुजाउद्दौला जो है शर्त रखता है कि नहीं, मैं आपकी सहायता जो है ऐसे नहीं करूँगा, मेरी कुछ मांगे हैं। तो मीर कासिम पूछता है क्या, तो ये कहते हैं कि मुझे जो है हर लड़ाई जब शुरू होगी वहाँ से हर दिन का 10 लाख रुपए चाहिए, यानी 10 लाख रुपए प्रतिदिन का डिमांड करता है कौन, शुजाउद्दौला। ठीक है, तो अब ये तीनों लोग मिलके लड़ाई लड़ेंगे और कहाँ लड़ेंगे, 23 अक्टूबर को लड़ेंगे। कहाँ पे, बक्सर नामक स्थान पर। ठीक है, तो एक तरफ 3 लोगों की सेना और दूसरी तरफ EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो ये पूरी तरह योग्यता के बल पे लड़ा गया था लड़ाई, जबकि प्लासी का युद्ध जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के आधार पर लड़ा गया था, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत लड़ा गया था। ठीक है, मीर जाफर की गद्दारी के कारण प्लासी का युद्ध जो है कि सिराजुद्दौला हार जाता है, परंतु यहाँ लड़ाई जो होगी वो पूरी तरह योग्यता के बल पर लड़ी जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पूरी तरह संगठित और संयमित रहती है। ठीक है, परंतु यहाँ पे ये स्थिति ऐसी नहीं दिखती है। ठीक, क्यों हार जाता है ये तीनों मिलके बक्सर का युद्ध, तो हम जब इतिहास पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संविधान। ठीक है मित्रों, तो ये लड़ाई हार जाएंगे। अब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जब जीते तो उन्हें क्या मिला, प्लासी में उन्हें पूरा बंगाल मिल गया था। अब क्या होगा कि बिहार और उड़ीसा, ये क्या होगा, ये बक्सर के युद्ध में मिल जाएगा। अब यहीं से अंग्रेजों का लूट जो है वो शुरू होगा। तो लूट तो 1757 से शुरू हो ही चुका था, परंतु बक्सर के युद्ध के बाद लूट और बढ़ जाएगा। ठीक है, और अंग्रेज अब यही 3 जगहों की धन की बदौलत पूरे भारत को अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या करेंगे, ये अपने नियंत्रण में ले लेंगे। ठीक है, इनको अगर कोई रोकने वाला था तो वो रोकने वाली शक्ति जो थी वो यहाँ पे कौन था, मराठा। परंतु मराठों की स्थिति कमजोर कर दिया अचानक से आक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली का, और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के कारण जो मराठे मुगलों का स्थान ले सकते थे, अंग्रेजों को बाहर कर सकते थे, उन मराठों की स्थिति क्या हुई, खराब हो गई। तो रोकने वाला कौन था, मराठा, उनकी स्थिति खराब, कमजोर हो गए। दूसरी शक्ति कौन थी, मुगल सम्राट, वो ऑलरेडी औरंगजेब के बाद जितने शासक आए वो सब ऑलरेडी कमजोर थे, हैदर अली को पराजित कर ही चुके थे। तो अब अंग्रेजों को भारत में चैलेंज करने वाला कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं बची थी। ठीक है, तो अंग्रेज यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो टैक्स की दर होगी उसको बढ़ा देंगे, जो यहाँ का नवाब होगा उससे खूब पैसा वसूलेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतना धन प्राप्त कर लेते हैं कि जब ये पहुंचते हैं ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में इनको नवाब कह के संबोधित किया जाता था, लोग नवाब कह के इनका मजाक उड़ाते थे, और इनके खिलाफ ब्रिटेन में एक माहौल बन चुका था कि ये सब लूट खसोट कितना संपन्न हो रहे हैं, परंतु ब्रिटेन देश का कोई जो है विकास इनके द्वारा नहीं हो रहा है, कोई सहयोग जो है नहीं मिल रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा, घटना क्या घटेगी, हैदर अली से लड़ाई करने के कारण अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है मित्रों, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अब आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण क्या होगा, कंपनी घाटे में गई, परंतु कंपनी के लोग जो थे वो अमीर बन गए। समझिएगा, कंपनी घाटे में जा रही है परंतु कंपनी के जो लोग हैं वो पैसे वाले होते जा रहे हैं। ठीक, तो होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिमांड करती है महारानी से या बैंक ऑफ इंग्लैंड से, आप ऐसे कह लीजिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड से डिमांड करती है कि हमको जो है 10 लाख पाउंड का लोन दीजिए, 10 लाख पाउंड का लोन दीजिए, और हम जो है काफ़ी नुकसान में चल रहे हैं।
तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये कर्ज मांगते हैं और दूसरी तरफ महारानी और ब्रिटिश संसद इनकी समृद्धि को देख रहा था, तो ये हुआ कि कंपनी यार घाटे में गई, मगर यहाँ के इसके कर्मचारी काफ़ी जो है कि पैसे वाले हो गए, संपन्न हो गए। ये कैसे हुआ? तो इसी के जांच के लिए होगा क्या, एक जांच टीम बैठाई जाएगी और इनको नियंत्रित करने का ब्रिटिश संसद और महारानी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और नियंत्रित करने का प्रयास क्यों करते हैं, अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि भारत के पैसे के बल पे जो ब्रिटेन के जो जिताऊ उम्मीदवार थे संसद के, उनको ये खरीद रहे थे ताकि ब्रिटेन की संसद में हमारे फायदे के अनुसार कानून बन सके। इसलिए जो है भारत के पैसे के दम पे ये ब्रिटिश संसद के लोगों को खरीद रहे थे, जिताऊ उम्मीदवार को खरीद रहे थे। तो महारानी और वहाँ की जो जनता थी वो इस बात को देख रही थी। तो लोग कहें कि एक कंपनी इस देश की मालिक बन जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल नहीं किया गया, नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि इस देश में शासन जो है लोकतंत्र का खत्म हो जाएगा और कौन जाएगा, एक निजी कंपनी आ जाएगी जो तानाशाही रूप से हो सकता हो शासन चलाए। तो इनको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद क्या करेगी, एक एक्ट पास करेगी जिसको हम लोग जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, हम लोग इसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में जानते हैं। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट में महारानी ने ऐसा क्या क्या प्रावधान करवाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में आए। तो आइए हम लोग उसको जरा देखते हैं क्या क्या काम करती हैं। तो देखिए, ठीक है, यहाँ बोर्ड पे आपको दिखेगा रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। तो अब देखिए, पहला प्रावधान क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था उसको तीनों प्रेसिडेंसियों का बना दिया गया, क्या, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। आपके दिमाग में आ रहा होगा तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इस बात का मतलब क्या है? तो यहाँ छोटे से एक डायग्राम में आप समझ लीजिए, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ बंगाल और यहाँ मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों में हर जगह गवर्नर बैठता था। ठीक है, तो होगा क्या, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल। किसको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है मित्रों, किसको बनाया जाएगा गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ठीक, अब आगे क्या होगा, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जिस सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? एलिजा इम्पे। अन्य न्यायाधीश कौन होंगे? चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर। ठीक है, अब ये इतने प्रावधान किए गए। तो अब देखिए आगे और बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब महारानी और संसद ने पूछा कि तुम लोग कह रहे हो कंपनी लॉस में जा रही है, तो तुम लोग के पास पैसा कहाँ से आ गया इतना? इन लोगों ने क्या बोला कि हमको वहाँ के जो राजा महाराजा हैं, ठीक है, वो उपहार देते हैं। तो महारानी ने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और दूसरा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, तो हम जरा ये समझें कि क्यों बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो मित्रों यहाँ जरा आप देखें, ये बंगाल, ये बंबई और ये मद्रास। तो हो क्या रहा था कि बंगाल जो है, मान लीजिए बंगाल और जो क्षेत्र हैं, चाहे मराठे हुए, चाहे हैदर अली टीपू सुल्तान हुआ, या और छोटे छोटे नवाब या राजा हुए, उनसे जब ये संपर्क करते थे बंगाल के गवर्नर, तो पता चला है बंगाल का गवर्नर जो है ये अलग नीति
के तहत बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंबई का जो गवर्नर है इसकी नीतियां अलग थी। ये कुछ अलग बात कर, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर झगड़ा कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, संधि कर रहा है, सहायता कर रहा है। मद्रास वाला जो है ये क्या कर रहा है, ये षड्यंत्र में शामिल है। तो मतलब एक सामंजस्य नहीं था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा ही महारानी ने इसलिए था कि तुम जाओ व्यापार करो और उस व्यापार से जो लाभ होगा वो लाभ जो है वो हमें भी देना, ताकि ब्रिटेन का विकास हो सके। ठीक है, ब्रिटेन का विकास हो सके। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि महारानी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से हट जाए ना, वो चाहती ये थी कि ये नियंत्रित रहें और पूरी तरह मेरे कंट्रोल में रहें, और जो धन जो है वो ब्रिटेन को भी मिले, ब्रिटेन का भी विकास हो। परंतु यहाँ क्या हो रहा था, लूट खसोट मची हुई थी। सारा धन कौन प्राप्त कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। तो अब क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल बनाया जाएगा वो किसको बनाया जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को। तो बंगाल का गवर्नर रहता है कौन, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर रहता है वारेन हेस्टिंग्स। इसी को इन तीनों प्रेसिडेंसियों का बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल, और कह दिया जाएगा कि तुम लोग कोई भी काम करोगे तो गवर्नर जनरल जो है बंगाल का उससे पूछ कर काम करोगे। तो अब इससे क्या हुआ, एक रूपता आ गई। अब यहाँ पे ये समस्या नहीं रही कि ये अलग नीति पे चल रहा है, बंगाल अलग नीति पे चल रहा है, मद्रास जो है अलग नीति पे चल रहा है। नहीं, अब सबकी नीतियां एक होंगी। इस वजह से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, अब अगली बात अगर हम देखें कि सर्वोच्च न्यायालय क्यों लाया गया कलकत्ता में, क्योंकि बंगाल जो है सबसे धनी क्षेत्र था और बंगाल में ही जो है सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। तो और सबसे ज्यादा करप्शन और लूट कहाँ था, बंगाल में ही था। तो हुआ क्या कि बंगाल में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश जो नियुक्त हुए, इनको क्या शक्तियां दी गई कि एक तरफ गवर्नर जनरल और इसकी परिषद जो है ये कानून बनाती थी, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये भी कानून बनाने का काम करने लगी। और तो और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कोई काम करते थे तो होता क्या था, वो सुप्रीम कोर्ट से सहमति भी लेते थे, बताना पड़ता था। ठीक है, बताना पड़ता था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमी है। अभी हम आगे इसको देखेंगे। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, 1781, अभी वहां उसको देखा जाएगा। तो यहां हम देखें तो कानून बनाने का काम ये भी करने लगा और कानून बनाने का काम ये भी करने लगा। तो दोनों में अक्सर क्या होता था, टकराव हो जाते थे। तो फिर होगा क्या, दोनों की शक्तियों को क्या किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, उसका सीमांकन किया जाएगा। वो कब किया जाएगा, वो 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम द्वारा, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जब आएगा तो मित्रों देखिए कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में आएगी। अब जो इनका करप्शन था उस करप्शन की जांच सीधे सुप्रीम कोर्ट में होने लगी। ये गवर्नर जनरल जो है कोई कानून बना रहा है तो उसका निरीक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट कर ले रहा है। ठीक है, कुछ कानून ये बना रहा है, कुछ कानून ये भी बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। तो केवल रेगुलेटिंग एक्ट से कंट्रोल नहीं हो जाएगा, अभी बहुत सारे एक्ट आएंगे जो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पावर छीन के महारानी को दे दिया जाएगा। उसको हम लोग देखेंगे 1858 के अधिनियम में। 1857 की क्रांति के बाद जो आएगा वह हम देखेंगे कि कैसे सारी शक्तियां महारानी के हाथ में आ गई। ठीक है, और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। अब ये क्यों लगाया गया, आप इसको भी समझ लें। उपहार लेने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के पास जो पैसा आ रहा था, तो जब महारानी और संसद ने पूछा कि तुम लोग के पास इतना पैसा कहाँ से आया,
तो इन लोगों ने क्या कहा कि ब्रिटेन की जो भारत के जो राजा महाराजा हैं वो हमको उपहार देते हैं। तो हुआ क्या, महारानी ने कहा इसीलिए कि उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाओ, तो उपहार लेने पर लगा दिया गया प्रतिबंध। ठीक है, तो मित्रों रेगुलेटिंग एक्ट के केवल इतने ही प्रावधान थे, इतने पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, हमने क्लास शुरू किया था, क्या बोला था कि हम इस चैप्टर को इसलिए जा रहे हैं पढ़ने कि भारत के संविधान में जो जो बातें लिखी हुई हैं वो सारी बातें जो है वो संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाया था, बल्कि ब्रिटिशर्स की उसमें कुछ चीजें देन है। तो देखिए ब्रिटिशर्स की क्या क्या देन हमको मिल गई 1773 के एक्ट में ही आप देख लीजिए। ठीक, हमको सबसे पहले क्या मिला, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। क्या भारत में राष्ट्रतंत्र के समय सर्वोच्च न्यायालय था? नहीं था। ठीक है, अब मिला कैसे, अंग्रेजों के द्वारा। अब आज भी तो हमारे वहां सर्वोच्च न्यायालय है, तो क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्माण किया था सर्वोच्च न्यायालय का? नहीं, ये अंग्रेजों के द्वारा आया। हमने इसमें जो है चेंज लाया और अपने भारत की परिस्थितियों के अनुसार इसको लागू किया, ये हम जरूर कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें न्यायाधीशों में, आज हमारे वहाँ देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई न्यायाधीश कुल कितने हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। ये कॉन्सेप्ट भी किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की देन है। ठीक है, ब्रिटिशर्स की देन है। और आप अब देख लीजिए, जो ये गवर्नर हर प्रेसिडेंसियों में आपको दिख रहे हैं, यही गवर्नर तो आज हमारे सामने किस रूप में है? राज्यपाल के रूप में है, राज्यपाल के रूप में है। और जो गवर्नर जनरल जो दिख रहा है, गवर्नर जनरल जो अभी आगे चल के 1833 के एक्ट के द्वारा पूरे भारत का गवर्नर जनरल जब बना दिया जाएगा, तो वो आज की डेट में क्या है? वही आज की डेट में क्या कहलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और गवर्नर जनरल की जो परिषद है, परिषद जो सलाह देती थी गवर्नर जनरल को, यही परिषद क्या होगा आगे चल के, क्या बन जाएगा आगे चल के? यही परिषद क्या बन जाएगी? कार्यपालिका। और आप आज देखिए, आप आज पढ़ते हैं आर्टिकल 74 कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी कि राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो वो मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करता है। ये बात संविधान में आज कहाँ लिखा है? आर्टिकल 74 में लिखा है। तो मित्रों आप देखिए किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है हमको नई नई चीजें दिए और हमने उसको क्या किया? एडॉप्ट कर लिया। ठीक है मित्रों, तो हमारी क्लास जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का ये यहीं समाप्त होता है। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा वो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट प्लस 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये दोनों हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो मित्रों आज हम लोग वीडियो का समापन करते हैं और आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को, अगर क्लास पसंद आ रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम जो है और अच्छा वीडियो आपके लिए डाल सकें। ठीक है मित्रों।